नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की जनसभा में समाजवादी पार्टी और स्थानीय सांसद पर हमला बोला। वे दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी और स्थानीय सांसद अफजाल अंसारी का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपकी पैरोकारी कर सके, ऐसे सांसद ना चुनिए जो अवैध असला लाइसेंस बनाने में व्यस्त हों। ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो फर्जी लाइसेंस बनाकर जनता के घरों में डकैती और अवैध कब्जा करने का दुस्साहस करें। यहाँ के सांसद से दूर रहिए। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व 3 से 4 दिनों के अंदर ही मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में पुलिस ने अफजाल के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी यहाँ नहीं रुके। याद दिलाया कि पहले यहाँ के माफिया को सत्ता का संरक्षण मिलता था और हमारी सरकार ने ठाना था कि माफिया को मिट्टी में मिलाना है और मिल गया। सपा के लोग माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक कृष्णानंद राय ने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक हैं। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी। और यह डबल इंजन की ये बीजेपी एनडीए की सरकार ही उसे सकारात्मक दिशा दे करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। नौजवान के लिए नौकरी, नौजवान के लिए रोजगार, नौजवान के लिए स्वतः रोजगार, आज तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से हो रही चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क और सभाओं के जरिए सरकार की योजनाओं और घोषणाओं की जमीनी स्थिति परखने को जिला, मंडल और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। बीते 2 महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का जहां दौरा पूरा कर लिया है, वहीं सभी 18 मंडलों में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का पहला चरण भी पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि अपने अब तक के दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास के लिहाज से कई बड़े काम भी किए। अरबों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और साथ ही आम जनता से संवाद के लिए जुड़े रहे। और महज 45 दिनों में ही सीएम ने यूपी में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक और बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, बनारस से गोरखपुर तक दौरे का चक्र पूरा कर लिया है। देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यक्रमों के साथ ही प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात, कानून व्यवस्था की समीक्षा और रोजाना के सरकारी कामकाज निपटाने पर भी खास फोकस करते दिखाई दिए। सरकार, संगठन और
जनता तीनों स्तर पर सीएम की सक्रियता के कई मायने में महत्वपूर्ण है और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा अध्यक्ष के दौरे की तुलना में सीएम काफी आगे निकल चुके हैं। सपा अध्यक्ष ने बीते मार्च में दादरी में सार्वजनिक रैली की थी और बीते 4 महीने में विपक्ष की कोई भी बड़ी रैली नहीं हुई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में आखिरी बड़ी रैली पिछले साल 9 अक्टूबर को की थी। आगरा से ग्वालियर के बीच प्रस्तावित 88 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण से नाराज प्रभावित किसानों का मुआवजा 50 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इससे फतेहाबाद और खेरागढ़ तहसील के 12 गांवों के 627 किसानों को अब पूर्व निर्धारित सर्कल रेट से अधिक मुआवजा मिलेगा। एक्सप्रेस के लिए जिले में करीब 14 किलोमीटर लंबी भूमि का अधिग्रहण होना है। पूर्व में किसानों का मुआवजा 144 करोड़ रुपए तय किया गया था और इस राशि से असंतुष्ट किसानों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जमीन पर कब्जा नहीं लेने दिया था। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने 148 वाद दायर किए थे और इनमें से 80 से अधिक वादों का मध्यस्थता के जरिए निस्तारण कर लिया गया है और अब किसानों को 50 करोड़ रुपए अधिक यानी कुल 195 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा और इस फैसले के साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण में लंबे समय से चली आ रही बड़ी अड़चन दूर हो गई है। आगरा के देवरी गांव से शुरू होकर ग्वालियर के सुसेरा गांव तक जाने वाले इस एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण बीओटी मोड़ पर किया जा रहा है और इसकी कुल लागत 4,613 करोड़ रुपए आई है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा और इसके बनने से आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा बल्कि NH-44 के मौजूदा आगरा ग्वालियर रूट पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वह यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए आकाश बसपा की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने यूपी की जिम्मेदारी पिछले मिलने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सारे कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं और पार्टी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए आकाश जल्द ही दिल्ली में सोशल मीडिया की कोर टीम के साथ मंथन करेंगे और इस बार अपने प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी लेने की तैयारी है ताकि युवाओं को पार्टी के विचारों और मायावती के शासनकाल की उपलब्धियों को आसान तरीके से बताया जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आकाश अपनी टीम को मजबूत करने के कवायद में जुटे हैं ताकि दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद युवाओं तक पार्टी की पहुंच कायम की जा सके और पार्टी बताएगी कि बसपा युवाओं के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है और अन्य दलों की तरह उन्हें भड़काकर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आने से बचाती है। इसके जरिए खासकर आजाद समाज पार्टी की घेराबंदी की जाएगी जो बसपा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के टायर फटने से एक टूरिस्ट क्रूजर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 14 यात्री घायल हो गए। 4 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल रहा है। एएसपी ब्रिज नारायण सिंह ने बताया कि वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट क्रूजर सुबह करीब 5 बजे मदनपुर पनियार गांव के पास पहुंची थी और इसी दौरान वाहन का अगला टायर अचानक फट गया और चालक संतुलन नहीं बना सका और तेज रफ्तार क्रूजर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही NHAI की टीम 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ भेजा गया। अपर पुलिस अधीक्षक SDM क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर, नायब तहसीलदार और लंबुआ कोतवाली प्रभारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने क्षतिग्रस्त क्रूजर को रास्ते से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की है। एक क्रूजर गाड़ी वाराणसी से अयोध्या जा रही थी जिसमें MP के शिवली के रहने वाले कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे। कुल 15 लोग बैठने की सूचना है उसमें। गाड़ी सुबह आज 5:15 बजे के आसपास गाड़ी का पिछला चक्का जो टायर था वो फट जाता है जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित होकर एक बिजली के पोल में टकरा जाती है और उसमें बैठे हुए लोगों को चोटें आती थी। कुल 12 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ भेजे गए। मौके पर ही एम्बुलेंस और डॉक्टर तत्काल जो है उपस्थित हो गए। तत्काल पुलिस टीम मौके पर आई। इलाज का कार्य शुरू हो गया है। 5 लोगों को जिला अस्पताल यहाँ से बेहतर इलाज हेतु रेफर किया गया है। किसी के मृत होने की सूचना नहीं है। सबका इलाज किया जा रहा है। कानून व्यवस्था कायम है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।
सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र के काकोरी गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के हर पहलू की गहनता से जांच जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार काकोरी निवासी जितेंद्र सिंह 75 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय जयपाल सिंह देर रात अपने घर के बरामदे में मौजूद थे और इसी दौरान उनके गले में देसी तमंचे से गोली लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वह लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। सूचना मिलने पर संदना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है। हरदोई के कोतवाली संडीला क्षेत्र में 2 युवकों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोतवाली संडीला क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि लगातार घटनाओं के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। डबल मर्डर की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ रेंज के आईजी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे थे और आईजी रेंज घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया गया है। सुबह करीब 9:37 के आसपास पीआरवी को सूचना मिली है कि इस जगह पे 2 बॉडी पड़े हुए हैं। तो तत्पश्चात पुलिस का टीम आके देखा गया तो इनका शिनाख्त अरुण और अभिषेक के नाम पे हुआ है। अरुण यहाँ कचौना का रहने वाला है, अभिषेक की दूर की रिश्तेदारी है, पर वो लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे जो जल जीवन मिशन का जो सामान पहुँचाने का काम करता था, में ये पता चला कि अरुण कुछ सामने से कर रहे हैं और अभिषेक 7-8 दिन पहले ही आया था और इनकी मृत अवस्था में यहाँ पे पाए गए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी सबूत जुटाए और पुलिस टीम जैसे आपको अवगत है मौके पर है। तो इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि किस वजह से हत्या हुई, कैसे हुई और किन के द्वारा किया गया, इसमें हर पहलुओं पे जांच की जाएगी और जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। किस तरीके से वारदात की गई, मतलब किस धारदार हथियार से या तो देखो प्राइमा फेसी इसके चेहरे पे चोट पाई जा रहे तो उसकी पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि हो जाएगी किसे हुआ है। वैसे प्राइमा फेसी है कि चेहरे पे वार किया गया है, तो इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद आपको हम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी, उस हिसाब से फिर पता कर लेगा। प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा की तरफ जा रही है, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी है, क्या है? देखिए ये यहाँ पे कौन कौन आए थे, कैसे हुआ था, इस संबंध में भी और इनकी कहाँ पुरानी दुश्मनी ऐसे कोई हर पहलू जो होती है इन्वेस्टिगेशन में, कोई मोटिव ढूंढने के लिए, तो उस हर पहलू में इन्वेस्टिगेशन किया। अभी तक कोई क्लू मिला है किसी भी प्रकार का? कुछ सुराग है जिस संबंध में पुलिस अपना कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।